हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में समझेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है निर्वाचन। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत या अनुच्छेद 323 के अंतर्गत अथवा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो ये करता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार या विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक विधिक अधिकार है। एक अधिनियम के अंतर्गत इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार को। तो इसमें सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इन कथनों में से क्या क्या सम्मिलित है? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। निम्न दिए गए उपरोक्त कूट से उपरोक्त कथनों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न संख्या 4 है ये, इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। यानी ये जो तथ्य दिए गए हैं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु जो इसमें सिद्धांत बताए गए हैं, वो ये चारों तथ्य यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, इतनी इसकी पदावधि होती है किसकी? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं परिसीमन आयोग के संदर्भ में।
अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में किस वर्ष? ये किया गया था ऑप्शन सी 1989 के चुनाव में। आम चुनाव में 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार या मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था 1989 के मतदान में। अगला प्रश्न है, निर्गत मत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। दूसरा बिंदु है, निर्गम मत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है, वह टेक्निक है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। अगला बिंदु है, निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन से इतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो यहाँ पर विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा कथन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में या उसके द्वारा जमा की गई गारंटी में वृद्धि की गई है। सिक्योर मनी जो जमा कराई जाती है उसमें वृद्धि की गई है। अगला कथन है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और अगला है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें सही कथन हो जाएंगे विकल्प बी के अंतर्गत जो दिए गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा। इसमें कथन है सही पहला, दूसरा व चौथा। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल ही के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की तारीख से 6 वर्षों तक के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। और दूसरा भी इसमें सही है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए जमानत राशि में वृद्धि की गई है। और इसका चौथा बिंदु भी सही है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना।
या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, या निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ये यहाँ पर भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही कथन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी क्या राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, या फिर लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, या फिर लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, अथवा लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का अथवा स्थानीय निकायों का। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी है? 815, 613, 714 या 903। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 714। अगला प्रश्न है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, या पहला आए सब ले जाए, फर्स्ट पास्ट या पोस्ट पद्धति प्रचलित है, अथवा राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। 15 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। प्रश्न है, एक बार फिर से बताते हैं, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। इसका सही उत्तर यही होगा 15 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, या फिर निर्वाचन सुधारों से, या फिर पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, अथवा चकमा समस्या से। तो इसका संबंध था निर्वाचन सुधारों से। 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण से संबंधित, जिसमें पहला है कथन, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां
एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण है इसका, निर्वाचन आयुक्तों का पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताना है, जिसमें प्रश्न संख्या है ये 18। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत दिया गया है। ए कथन यहाँ पर सही दिया गया है और है क्या वो? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही दिया गया है, किंतु कारण इसका आर जो है पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कम कर दी गई थी मतदान की आयु सीमा? संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, या संविधान के 52वें संशोधन द्वारा, या संविधान के 61वें संशोधन द्वारा, अथवा संविधान के 72वें संशोधन द्वारा? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के 61वें संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, अथवा संसद द्वारा? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट है, राजनीतिक दल दिए गए हैं इसमें, और सूची सेकंड में इनके गठन का वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर इनके गठन के वर्ष से मिलान करना है। सीपीआई, तो इसका गठन हुआ है सन 1920 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इसका गठन 1920 में किया गया। और सीपीएम, इसका गठन हुआ 1964 में। और एआईएडीएमके, तो इसका गठन 1972 में किया गया। और तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ 1982 में। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्नानुसार, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि मतदान बहुत कम हुआ या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, या निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा थी। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, या निर्वाचन आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति?
तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। किनके संबंध में? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय राष्ट्रपति देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से। अगला प्रश्न है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो इसमें सही उत्तर कूट के माध्यम से बताना है, जिसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला व दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला कथन कहता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ये दोनों प्रणालियां भारत के निर्वाचन में स्वीकृत की गई हैं, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना या चुनाव की वैधता का निपटारा करना या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है या इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा या संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन या विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ये एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो यहाँ पर उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला बिंदु है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, और दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, सिफारिश करना। या अगला है, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताना है, जिसमें इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा व चौथा बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। चौथा बिंदु सही दिया गया है, तो ये है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, और दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और पहला बिंदु यहाँ पर सही हो जाएगा, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। ये भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, पहला, दूसरा व चौथा। यहाँ बिंदु जो दिया गया है वो भारत के निर्वाचन आयोग के वर्क
कार्य हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली किस वर्ष? 1975 में, 1985 में या 1965 में, या ये एक डबल टाइप हो गया है, और या 1995 में। तो इसमें सही विकल्प इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली ये 1975 में प्रश्नानुसार यहाँ पे बताया जा रहा है, किंतु अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे अपडेट कर देंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है कैसे? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, या उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। ठीक उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, डिफरेंस है। दूसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा कथन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 31 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा व तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा तीसरा है क्या? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा तीसरा कथन यहाँ पर सही है क्या वो? कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और तीसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? 1982 में, 1988 में, या फिर 1989 में, अथवा 1990 में? तो ये बनाया गया 1989 में। क्या बनाया गया? 3 सदस्यीय आयोग। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया सन 1989 में। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? डॉक्टर MS गिल, NB लोहानी, या TS कृष्णमूर्ति, या फिर बी लिंगादोह। 34 में सही आंसर होगा ऑप्शन बी, NB लोहानी।
ये भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं थे या नहीं हैं, नहीं थे। NB लोहानी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। कथन A कहता है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण R भी इसका दिया गया है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ए और आर दोनों कथन सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर वाला कारण करता है। तो यहाँ पर कथन और कारण आपके समक्ष हैं, इनको आप पढ़ लीजिए और इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें सही प्रश्नानुसार इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तेलुगु देशम पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। शेष सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर इसका होगा, तेलुगु देशम। अगला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है जब सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, या 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, या फिर 4 या अधिक राज्यों में हुए मतदान का 6% प्राप्त करता है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 या अधिक राज्यों में हुए मतदान का 6% प्राप्त करता है क्या मत। तब किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलेगी जब वो 4 या अधिक राज्यों में हुए मतदान का 6% प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में व्यक्ति और सूची सेकंड में पद के विषय में बताया गया है, जिसमें व्यक्ति हैं नगेंद्र सिंह, क्या थे ये, AN रॉय क्या थे, और RK त्रिवेदी क्या थे, और अशोक देसाई क्या थे, किस पद पर थे। तो ये हमें कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका सही विकल्प हम बताते हैं ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। यहाँ पर सही होगा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। नगेंद्र सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और AN रॉय ये थे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, और RK त्रिवेदी ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, और अशोक देसाई ये भारत के महान्यायवादी रहे थे। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनैतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को, या बहुजन समाज पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, अथवा समाजवादी पार्टी को। तो 39 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर बताया गया है।
कथन ए कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर बताता है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसमें सही कथन ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हमें कूट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं, किंतु ए की सही व्याख्या कारण आर नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के साथ गठित हो, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, या शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, वो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। स्वास्थ्य गड़बड़ है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, या चुनाव आयोग को अथवा सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या फिर अकाली दल? तो इसमें क्षेत्रीय दल है अकाली दल। शेष सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ऑप्शन डी, अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है। कहाँ की? पंजाब की। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है, बिंदु राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें यानी 11 सीटें प्राप्त हुई हों और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है, जिसमें इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला व तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला तीसरा हम यहाँ पे बताए देते हैं कौन है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में ये बताना है। पहला कथन यहाँ पे सही है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये कथन यहाँ पर पूर्णतया सही दिया गया है। और तीसरा वाला भी सही है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें यानी 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। 44 में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर से संबंधित, जिसमें कथन ए दिया गया है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए, जिसमें प्रश्न संख्या है 45। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो ये यहाँ पे कथन व कारण दोनों सही भी हैं और कथन की व्याख्या कारण आर अपने तरीके से सही से करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए? 50 सदस्य, 60 सदस्य या 80 सदस्य? या फिर लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3? तो ये होने चाहिए ऑप्शन बी 60 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो वो तिथि थी 30 मार्च 1985 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, या किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, या एक साथ लघु दल बदल, या संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ये दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है, शेष आच्छादित हैं। यहाँ पे हम उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरमाला को लेकर आए हैं। यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो इससे आप अपने प्रश्न का मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल KDGS पॉइंट यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको व आपके मित्रों को यथा समय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।